अर्थशास्त्र की गुत्थियां अमूमन आम आदमी को समझ में नहीं आती हैं। आम आदमी को तो सीधी सी बात समझ में आती है कि हमारे जेब में कितना पैसा आया और हमारे जेब से कितना पैसा खर्च हुआ, हमारे पास बचा क्या। तो हम देखते हैं कि हमारे पास से केवल कर्जा बचता है, कर्जा बचता है, कर्जा बचता है, और बैंकों से सारे पैसे गायब हो रहे हैं और बैंक हमारे से ही अपना वो करने की कोशिश करता है। और हम नहीं समझ पाते हैं कि हम कहाँ-कहाँ टैक्स देते हैं, जबकि देश और सरकार हमको बताती है कि हम तुमको 5 किलो राशन अनाज दे रहे हैं, तुम ज़िंदा हो, हमारे पैसों पर ज़िंदा हो, लेकिन हमारा पैसा चूस करके कहाँ चला जा रहा है। आम आदमी तो केवल इतना ही समझता है, लेकिन ये अर्थशास्त्र की गुत्थियाँ और अपने वित्त मंत्रालय की गुत्थियों को समझने के लिए, उनको समझाने के लिए हम लोग यहाँ इकट्ठे हैं। आपका सर बहुत-बहुत धन्यवाद। अगर आप बने रहेंगे तो फिर आपसे बात करेंगे। अब हम करते हैं। इजाजत चाहूंगा मैं। जी सर, जी सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर। अब हम चलते हैं प्रोफेसर अरुण कुमार के साथ। आपने इतनी उसकी गुत्थियां खोलने के चक्कर में इतनी सारी चीजें सामने रखी है कि अब इसका विस्तार से इस पर प्रकाश डालेंगे अरुण कुमार जी कि आखिर यूजीसी की कटौतियां, शिक्षा क्षेत्र में कटौतियां, स्वास्थ्य के लिए कटौतियां, ये सुरक्षा के लिए कटौतियां, और अब तक तो हम लोग जो अपना अपना विपक्ष हल्ला मचाता है, कारपोरेट की सरकार है, कारपोरेट के हित में करती है, अंबानी की सरकार है, लेकिन यहाँ तो देखा जा रहा है यह तो सरकार सीधे सीधे चीन की सरकार है। अब चीन को इतना सुविधा देने के बाद उसकी सुविधा का लाभ कौन लेता है? रूस से क्रूड ऑयल लेने के बाद उसकी सुविधा किसे मिलती है? भारत के आम जनता को मिलती है या भारत के किसी एक दो कारपोरेट की मिलती है? तो ये बजट में सारा इन सारे संदर्भों को आप कैसे देखते हैं प्रोफेसर अरुण कुमार जी? आप सर म्यूट हैं। सबसे पहली बात तो ये है कि ये जो बजट आया है ये चुनाव के नतीजों के बाद आया है। तो चुनाव के नतीजे जो है वो बीजेपी के इतने हक में नहीं गए जितना कि वो सोच रहे थे, और उनको नुकसान हुआ, उनको एक मिलीजुली सरकार बनानी पड़ी। तो इसीलिए ये जो बजट है इसमें सोचा गया था कि जो परेशानियां हैं आम व्यक्ति की, जिसकी वजह से उनको इतना वोट नहीं मिला था, उसकी तरफ वो ध्यान देंगे। तो परेशानियां किस प्रकार की थी? कृषि में परेशानी थी, वहां पे आमदनी कम है। फिर आप अगर देखें तो बेरोजगारी के आलम है, महिलाओं में बेरोजगारी बहुत है, लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट कम है। और फिर दूसरा जो नौजवान है, जो शिक्षित नौजवान, अभी हमने देखा एयर इंडिया में किस प्रकार की भीड़ लगी थी, बाहर गुजरात में भीड़ लगी थी, उधर जो आपका जो नौकरी, पुलिस की नौकरी निकली उत्तर प्रदेश में, तो 60,000 नौकरियों के लिए 46 लाख लोगों ने अप्लाई किया। पहले जब 360 नौकरी पियोन की, उसके लिए 23 लाख लोगों ने अप्लाई किया, 380 पीएचडी थे वगैरह वगैरह। तो बेरोजगारी बहुत ही ज्यादा है इस समय। और जब बेरोजगारी ज्यादा होगी और दाम ज्यादा बढ़ेंगे तो गरीबी बढ़ेगी, क्योंकि लोगों के पास काम नहीं है, और ऊपर से काम नहीं होने के साथ साथ जो थोड़ा बहुत काम है भी तो उसमें आमदनी कम है, तो इसलिए गरीबी बहुत है। तो हमारे देश में जो असंगठित क्षेत्र है, जिसका सबसे बड़ा हिस्सा कृषि है, वो बहुत बुरी तरह पिट रहा है नोटबंदी के बाद से। नोटबंदी ने उसको जो धराशायी किया, फिर जीएसटी ने किया, फिर एनबीएफसी क्राइसिस ने किया, और फिर फाइनली जो पैंडेमिक ने किया। तो इसलिए अगर सरकार को कुछ अपना नया वो करना था, जो सरकार ने अनाउंस किया कि हमें अमृत काल तक पहुंचने में विकसित भारत बनेंगे, तो उसके लिए हम 9 प्रायोरिटीज देंगे। और सबसे पहले उन्होंने कृषि का जिक्र किया, क्योंकि कृषि में 46% लोग काम करते हैं, तो सबसे पहले कृषि में किया। और दूसरा फिर उन्होंने एम्प्लॉयमेंट के बारे में बात की। सवाल उठता है कि क्या प्राथमिकता बदली बजट की? क्या जो गरीब आदमी है, जो किसान है, उसके लिए प्राथमिकता क्या ज्यादा दी गई? तो अगर आपको प्राथमिकता ज्यादा देनी है तो आपको स्कीम्स अनाउंस करने से वो प्राथमिकता नहीं नजर आएगी। आपने कितना उन चीजों के लिए एलोकेशन किया, कितना फंड आपने दिया। अगर आपने अनाउंस कर दिया और फंड नहीं दिया तो उसका कोई मतलब नहीं निकलता है, वो सिर्फ एक हवाबाजी हो जाती है। तो सबसे पहले तो हमारा जो बजट है, जो 48 लाख करोड़ रुपए करीब पहुंच रहा है, यानी कि जो पिछले साल एलोकेशन था उससे 6.66% ज्यादा है, तो ये इन्फ्लेशन से जरा ही ज्यादा है। तो इसका मतलब है कि कोई बहुत ज्यादा हम एक्स्ट्रा जो फंड नहीं उठा रहे हैं,
ये गरीबों को देने के लिए या जो परेशानियां हैं उनका हल निकालने के लिए। तो क्योंकि ये नहीं किया गया है तो इसलिए अगर आप देखें तो जैसे कि अभी वोरा जी ने कहा कि जो हमारा कृषि है उसमें 1.52 लाख करोड़ रुपए दिया गया है, जो कि इन्फ्लेशन को भी पूरी तरह से एडजस्ट नहीं करता है। यानी कि अगर देखा जाए तो वो एक तरह से पिछले साल के अनुमान से कम ही है। तो फिर हमने क्या प्रायोरिटी दी कृषि को। उसी तरह अगर हम देखें कि रोजगार, तो रोजगार के लिए हमको लेबर इंटेंसिव जो सेक्टर्स हैं उनको बढ़ावा देना चाहिए था। हमने कैपिटल इंटेंसिव सेक्टर्स को अभी तक बढ़ावा दिया। कैपिटल इंटेंसिव सेक्टर्स में हुए जैसे बड़े बड़े रेलवे फ्रेट कॉरिडोर हो गया, रोड प्रोजेक्ट्स हो गए बड़े बड़े। तो पहले तो ऐसा होता था कि सड़क बनती थी, रेलवे लाइन बनती थी तो उसमें सैकड़ों लोगों को काम मिलता था, लेकिन आज वहां पे बहुत ज्यादा मैकेनाइजेशन हो गया है। आप कोई सड़क बनते देखते हैं, फ्लाईओवर बनते देखते हैं, रेलवे लाइन बनते देखते हैं तो बड़े बड़े ट्रैक्टर्स, बुलडोजर्स, क्रेन्स, इनके जरिए से काम होता है, तो वहां पे 10 लोग काम करते दिखते हैं। तो ये भी कैपिटल इंटेंसिव सेक्टर है। तो 11.11 लाख करोड़ जो हमारा कैपिटल बजट में आ रहा है वो ज्यादातर इन कैपिटल इंटेंसिव क्षेत्रों में जा रहा है, ना कि लेबर इंटेंसिव क्षेत्रों में। लेबर इंटेंसिव क्षेत्रों में कौन से हैं, जैसे कि रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम, उसमें 86,000 करोड़ रुपए दिया गया था पहले, अभी भी 86,000 करोड़ रुपए दिया गया है, यानी कि रियल टर्म में वो 5% कम हो गया। तो वहां पे जो मदद मिल सकती थी रोजगार पैदा करने की वो नहीं। उसी तरह जैसे कि शिक्षा है और स्वास्थ्य है, उसमें बहुत रोजगार पैदा होता है, वहां पे कोई खास बढ़त नहीं दिखाई पड़ रही। अगर वहां पे जो आप देखें तो जो हमारा जो हेल्थ का बजट है वो जितना खर्च के अनुमान लगाया गया था उससे कम खर्च हुआ, और अब भी सिर्फ 2-3% की बढ़त है, यानी कि इन्फ्लेशन से कम बढ़त है। उसी तरह शिक्षा में अगर 2 साल का कंपैरिजन आप देखें तो सिर्फ उसमें 6% की बढ़त हो रही है, जो कि इन्फ्लेशन के ही साथ साथ चल रहा है। तो इसलिए जो हमारा एम्प्लॉयमेंट जनरेशन का स्कीम है उसके लिए हमें कैपिटल इंटेंसिव से लेबर इंटेंसिव सेक्टर में जाना है, और वो हम नहीं कर रहे हैं। तो इसलिए जो रोजगार पैदा होने की बात है वो उतनी नहीं होगी, और जो बेरोजगारी होती है वो असंगठित क्षेत्र में होती है। और अभी जो स्कीम्स अनाउंस की गई हैं तो उन्होंने कहा कि 500 बड़ी कंपनियों में हम जो करेंगे, अप्रेंटिसशिप करेंगे, इंटर्नशिप करेंगे वगैरह वगैरह। तो ये तो संगठित क्षेत्र के हैं। संगठित क्षेत्र में इतना मैकेनाइजेशन हो रहा है, ऑटोमेशन हो रहा है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल हो रहा है कि वहां पे नौकरियां नहीं पैदा हो रही। तो अगर हम 1 मिनट के लिए मान भी लें कि हम जो 1 करोड़ जो लोगों को जब कुछ पैसा देंगे, उनका इंटर्नशिप वगैरह होगा, तो वो जो उसके बाद कहाँ जाएंगे, क्योंकि नौकरी तो है नहीं। तो वो जो अगर इनको इंटर्नशिप मिल गई, उनको अप्रेंटिसशिप मिल भी गई, तो फिर वो कहाँ जाएंगे, वो वापस जो बेरोजगारी होंगे। तो इसलिए जो स्कीम बनाई गई है वो संगठित क्षेत्र के लिए बनाई गई है, कॉर्पोरेट सेक्टर के लिए बनाई गई है, वो असंगठित क्षेत्र को बेहतरी के लिए नहीं बनाई गई है। तो इसलिए ना तो रोजगार के मामले में और ना ही कृषि के मामले में कोई ऐसा लगता है कि कोई नई दिशा हमारी अर्थव्यवस्था को मिल रही है। तो ये जो बजट है ये किसके लिए है, ये देखिए, ये सोचा जा रहा था संगठित क्षेत्र को कि संगठित क्षेत्र पे टैक्स लगेगा और वो टैक्स इस्तेमाल किया जाएगा रोजगार पैदा करने के लिए, कृषि वगैरह के लिए। लेकिन जो हमारा संगठित क्षेत्र है उस पर कोई असली में अगर आप देखें तो कोई खास टैक्स नहीं बढ़ा है। वोरा जी की बात एक माने में सही नहीं है कि उन्होंने कहा कि जो एक की जेब से दूसरी की जेब में जा रहा है, लेकिन जो सरकार भी खर्च करती है वो भी अल्टीमेटली अर्थव्यवस्था में ही जाता है। तो इसलिए सरकार का जो खर्चा है वो ऐसा नहीं है कि वो मतलब कोई डिमांड जनरेट नहीं करता है। डिमांड जो जनरेट होती है वो हमारे असंगठित क्षेत्र से जनरेट होती है, जहां पे 94% लोग काम करते हैं। अब इन्हीं लोगों की आमदनी कम है। अब इनकी आमदनी, जैसे ई श्रम पोर्टल है, ई श्रम पोर्टल में बताया गया है कि 30 करोड़ लोगों ने रजिस्टर किया है असंगठित क्षेत्र के, और उनमें 94% लोग हैं जो 10,000 रुपए से कम कमा रहे हैं। तो यानी कि वो गरीबी की रेखा के आसपास है। तो जब वो गरीबी की रेखा के आसपास होंगे तो वो जो डिमांड जो जनरेट नहीं करेंगे। तो असंगठित क्षेत्र जो पिट रहा है, जो असंगठित क्षेत्र गिरावट पे है, उसकी वजह से डिमांड कम हो रही है अर्थव्यवस्था में। और वो डिमांड जो कम हो रही है वो डिमांड जो है फिर कैपेसिटी यूटिलाइजेशन कम हो जाता है, और जब कैपेसिटी यूटिलाइजेशन कम हो जाता है तो उससे जो है फिर इन्वेस्टमेंट कम हो जाता है। तो जो प्राइवेट इन्वेस्टमेंट है वो उतना बढ़ नहीं रहा जितना बढ़ना चाहिए था। तो इसीलिए जो हमारा इन्वेस्टमेंट का रेट है अर्थव्यवस्था में वो आप देखेंगे 2012-13 में पीक पे था 37.5%, और बीच में गिर के 30% हो गया था, अभी 33% है। यानी कि जो इन्वेस्टमेंट है वो कम हो रहा है। तो इन्वेस्टमेंट जो प्राइवेट सेक्टर का है जब वो बढ़ेगा ज्यादा तभी हमारी अर्थव्यवस्था द्वारा जो तेजी पे आएगी। अब जो अगर डिमांड नहीं होगी तो वो क्यों और इन्वेस्ट करेंगे। तो डिमांड जनरेट करने के लिए हमें कृषि में, असंगठित क्षेत्र में, हमारा जो माइक्रो सेक्टर है जहाँ पे 6 करोड़ यूनिट्स है, जिसमें 11.5 करोड़ का एम्प्लॉयमेंट है, जब उनमें जो बढ़त होगी तो वहां पे आमदनी जो पैदा होगी उससे फिर हमारा
डिमांड ज्यादा तेज होगा। तो ये जो बजट है इसमें ये दिखाई नहीं पड़ रहा कि किस प्रकार से वो जो असंगठित क्षेत्र है, जो कृषि का क्षेत्र है, उनको बढ़ावा देंगे और जिससे कि डिमांड हमारे अर्थव्यवस्था में और तेजी पे आएगी। तो ये जो टैक्स की जो बात कह रहे थे वोरा जी, उसको हमें जरा ठीक से समझना पड़ेगा। हमारा जो डायरेक्ट टैक्स जीडीपी रेशियो है वो करीब 6-6.25% के करीब है, जबकि और जो डेवलपिंग कंट्रीज है उनमें 10-11-12% तक होता है। और क्योंकि वहां पे जो डायरेक्ट टैक्स ज्यादा इकट्ठा होता है तो इनडायरेक्ट टैक्स कम लिया जाता है। हमारे यहाँ इनडायरेक्ट टैक्स 11% है, डायरेक्ट टैक्स 6-6.25% है। तो इसलिए हमारा जो बर्डन है इनडायरेक्ट टैक्स रिग्रेसिव होता है, उसका भार गरीब आदमी पे ज्यादा पड़ता है। तो इसलिए जो हमारा इनडायरेक्ट टैक्स है उसका ही भार हमारे मिडिल क्लास पे और हमारे गरीबों पे पड़ रहा है। और जो डायरेक्ट टैक्स है, इनकम टैक्स है और कॉर्पोरेशन टैक्स है। इनकम टैक्स का अगर आप देखें तो इनकम टैक्स का जो 9 करोड़ लोग जो रिटर्न फाइल करते हैं, 9 करोड़ में से 5 करोड़ नील या नेग्लिजिबल रिटर्न फाइल करते हैं और 2.5 करोड़ है जो कि जो बहुत थोड़ा सा टैक्स देते हैं। सिर्फ 1.5 करोड़ है जो इफेक्टिव टैक्स पेयर है, जो कि अमीर लोग हैं, अपर मिडिल क्लास के लोग हैं, बिजनेस के लोग हैं। तो ये जो हमारा टैक्स का बेस है वो बहुत नैरो है, क्योंकि जो हमारे जो मिडिल क्लास है वो भी करीब करीब टैक्स उसमें आता नहीं है। आज जो टैक्स देना पड़ता है 7 लाख की आमदनी तक आपको जो टैक्स देने की जरूरत नहीं, क्योंकि इतनी सारी छूट मिली हुई है। तो 7 लाख का मतलब हुआ करीब 60,000 रुपए प्रति माह। तो 60,000 रुपए प्रति माह तो एक मिडिल क्लास का हुआ। तो यानी कि जो टैक्स का जो छूट अभी दी गई है वो हमारे मिडिल क्लास के पास नहीं जाएगा, क्योंकि वो तो ऑलरेडी टैक्स स्लैब के नीचे है। जो फायदा पहुंचेगा वो पहुंचेगा जो अपर मिडिल क्लास और जो वेल ऑफ सेगमेंट है, जो 20% 30% के ब्रैकेट में आता है, उनको फायदा पहुंचेगा। तो मेरा मानना है कि जो ये इनकम टैक्स में कटौती की गई है वो कटौती ना करके उनको जो और ज्यादा इनकम टैक्स से लेना चाहिए था। कॉर्पोरेशन टैक्स है उसको घटा दिया गया था 2019 में, उससे कोई फायदा नहीं हुआ, तो वहां पे कॉर्पोरेशन टैक्स बढ़ाने की जरूरत थी। और ये जो टैक्स उगाही होती तो इससे फिर हम जीएसटी को कम कर सकते थे। अभी जीएसटी को कम करने के लिए जीएसटी काउंसिल में जाना पड़ेगा, वो बजट में नहीं आ सकता। पर अगर हमारा जो डायरेक्ट टैक्स जीडीपी रेशियो 6% से 10-11% हो जाए तो फिर हम जो एसेंशियल आइटम्स हैं जिन पे जीएसटी लगता है उनको बिल्कुल एग्जेम्प्ट कर सकते हैं, और उससे इन्फ्लेशन भी कम हो जाएगा, उससे गरीब आदमी की जेब पे जो असर पड़ रहा है वो भी कम हो जाएगा। तो हमें एक ओवरऑल टैक्स पॉलिसी की तरफ ध्यान देना पड़ेगा। तीसरी बात यह है कि जो हमारा फिस्कल डेफिसिट है वो फिस्कल डेफिसिट इन्होंने जो कंट्रोल कर रहे हैं किस प्रकार से। आरबीआई से 2.1 लाख करोड़ रुपए का पैसा इनको मिला है। मेरा मानना है कि जो 2.1 लाख करोड़ रुपया आरबीआई से मिला है वो भी एक तरह से डेफिसिट ही है। पहले जो आरबीआई जो डेफिसिट होता था उसको कवर करता था, पैसे देता था, ये भी एक तरह से वही पैसा जो है अभी भी दिया जा रहा है कि 2.1 लाख करोड़। इसका असर ये होगा कि हमारे इंटरेस्ट रेट पे असर पड़ेगा, इससे हमारे बाकी और जो अर्थव्यवस्था पे असर पड़ेगा, जो कि सही नहीं होगा। तो ये जो 2.1 लाख करोड़ लिया गया है उसी की वजह से फिस्कल डेफिसिट कम हुआ है, और अगले साल मिलेगा नहीं इतना ये हम अभी कह नहीं सकते। वो निर्भर करता है कि हमारा रुपी डॉलर पैरिटी क्या है, हमारा गोल्ड का दाम क्या है, आरबीआई के रिजर्व्स किस प्रकार से चलेंगे, उन सब चीजों पे निर्भर करता है। तो हम अभी ये नहीं कह सकते। लेकिन फिस्कल डेफिसिट कम क्यों किया जा रहा है? जब अर्थव्यवस्था में डिमांड कम है तो फिस्कल डेफिसिट ज्यादा होता है, तो उससे डिमांड पैदा होती है। अगर आप फिस्कल डेफिसिट और कम कर देंगे तो डिमांड और भी कम हो जाएगी। तो इसलिए फिस्कल डेफिसिट कम इसलिए किया जा रहा है क्योंकि हमें आईएमएफ में और जो क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज है उनको खुश रखना है, तो उनकी खुशी के लिए हम फिस्कल डेफिसिट कम रख रहे हैं। तो ये जो बात हो रही है कि हम फिस्कल डेफिसिट को जो कंट्रोल करें, इसका मतलब है कि गरीबों के लिए जो एलोकेशन करना चाहिए था, असंगठित क्षेत्र के लिए जो एलोकेशन करना चाहिए था, वो हम नहीं कर रहे। तो कुल मिला के ये मेरा मानना है कि ये जो बजट है इसमें जो नई दिशा होनी चाहिए थी, जिससे कि जो गरीब आदमी की परेशानी है, किसानों की परेशानी है, असंगठित क्षेत्र की परेशानी है, माइक्रो सेक्टर की परेशानी है, उसको हम तभी जो कंट्रोल कर सकते थे जबकि हम एलोकेशन बढ़ाते, हम जीएसटी को रिफॉर्म करते, और हम जो अपना एलोकेशन शिक्षा, स्वास्थ्य वगैरह है उसको काफी तेजी से बढ़ाते, जिससे कि जो शिक्षित बेरोजगार है उसके लिए नौकरियां पैदा होती। अर्बन एरियाज के लिए भी हमें सोचना पड़ेगा कि एक जैसे रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम है, अर्बन एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम की भी जरूरत है। तो ये सब चीजें अभी दिख नहीं रही हैं। इसका मतलब है कि जो संगठित क्षेत्र है सरकार उसी के लिए अभी जो केटर कर रही है, उसी को फायदा पहुंचा रही है। जो असंगठित क्षेत्र है, जो गरीब है, उसके लिए बात अभी नहीं सोच रही है। धन्यवाद।